हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपी नोवेल वर्ल्ड। अध्याय 186 संदेह। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद शियुवू ने हुआन येहान की ओर मुड़कर कहा, नेता हुआन, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। अब हम विदा लेते हैं। शियुवू द्वारा लेई जियामिन से पूछताछ पूरी होते देख झूलिन खड़ी हुई और उसके पीछे पीछे बाहर चली गई। जाने से पहले शियुवू ने लेई जियामिन की ओर मुड़कर देखा और अपनी स्पेस ब्लेड से उसका दूसरा हाथ काट दिया। धड़ाम। उस जैसी क्रूर महिला के लिए अपने हाथ खोना निर्दोष लोगों के लिए अच्छी बात है। शियुवू के पीछे दरवाजा बंद होते ही लेई जियामिन को अपने हाथ ठंडे महसूस हुए और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। कटा हुआ हाथ देखकर वह वहीं बेहोश हो गई। फर्श पर फैली गंदगी को देखकर हुआन येहान खड़ा हुआ और शांत भाव से बोला, गंदगी साफ करो और यह सुनिश्चित करो कि मिस जियामिन मरी तो नहीं है। उनके ठीक होने के बाद मैं उन्हें वापस भेज दूंगा। गार्डों ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ भाई हुआन। राष्ट्रपति कक्ष से बाहर निकलने के बाद हुआन येहान ने अपने सहायक की ओर देखा और कहा, आज कैप्टन शिव के साथ आए महिला की जांच करो। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि तुम उनके नए अड्डे के बारे में सब कुछ पता लगाओ। सहायक ने उसका आदेश लिख लिया और कहा, मैं इसे तुरंत कर दूंगा। होटल की इमारत से बाहर निकलने के बाद झू लिन ने शियुवू की ओर देखा और पूछा, शियुवू, क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो जिसने हत्यारे को भेजा था? शियुवू ने सिर हिलाया और शांत भाव से उत्तर दिया, हम। मुझे ये भी पता है कि वह वास्तव में तुम्हें नहीं बल्कि मुझे मारना चाहता है। क्यों? क्या आपको उससे कोई शिकायत है? झू लिन ने उत्सुकता से पूछा। उसका सवाल सुनकर शियुवू ने थोड़ी देर सोचा और कहा, अगर इसे बदले की भावना माना जा सकता है तो शायद इसलिए क्योंकि मैंने 3 महीने पहले उसके लिए काम करने के उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उसकी बात सुनने के बाद झू लिन समझ गई और बोली, ये वाकई आपके लिए आसान नहीं है। आप जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए भी उनसे लड़ना आसान नहीं होगा। शियुवू ने उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, उनके लिए मुझे मारना भी आसान नहीं है। जब वे दोनों ली हुआ बेस से निकले तो ली हाओझान ने उन्हें दूर से देखा। जब तक वे ली हुआ बेस के द्वार से काफी दूर नहीं चले गए तब तक वह उनके पास नहीं आया। उसे आते देख तू झू लिन की आस्तीनों से बाहर निकली और ली हाओझान को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। ली हाओझान ने मुस्कुराते हुए उस प्यारे खरगोश को देखा, फिर झू लिन की ओर देखकर पूछा, सुश्री झू, क्या आपने यहाँ का मामला निपटा लिया है? झू लिन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, हमें पता चला है कि मेरी हत्या के पीछे जो व्यक्ति है उसका आपसे कोई न कोई संबंध जरूर है, यंग मास्टर ली। उसकी बात सुनकर ली हाओझान ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और संदेह से पूछा, सचमुच? गुप्त प्रयोगशाला से भागने के बाद आपसे मिलने तक मेरा इंसानों से कोई संपर्क नहीं हुआ था, मिस झू। झू लिन ने कुछ देर सोचा और पूछा, युवा मास्टर ले, क्या आप लेई तिलियांग नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं? जैसे ही उसने ये शब्द कहे लेई हाओझान का शरीर कांप उठा। उसने आश्चर्य से अपने कांपते हाथों को देखा और हिचकिचाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मैं उसे जानता तो हूँ, लेकिन मुझे इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी याद नहीं है क्योंकि जब मैं इंसान था तब मैंने अपनी लगभग सारी यादें खो दी थीं। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने झू लिन की ओर देखा और पूछा, सुश्री झू, क्या आप जानती हैं कि वह कौन है? मुझे बस इतना पता है कि वह ली जियामिन नाम की महिला के दादा हैं। शियुवू ने यह भी कहा कि उसने पहले भी उन्हें भर्ती करने की कोशिश की थी। हत्या का प्रयास शायद उन्हीं को निशाना बनाकर किया गया था। जहां तक उन लोगों द्वारा मुझ पर हमला करने की बात है, मुझे इसका कारण नहीं पता। झू लिन ने शांत भाव से उत्तर दिया। उसका जवाब सुनकर ली हाओझान ने शियुवू की ओर मुड़कर पूछा, क्या आप जानते हैं कि लेई तिलियांग कौन है, युवा स्वामी शियु? तू जानता था कि शियुवू उसकी बात नहीं समझ पाएगा, इसलिए खरगोश ने दयालुतापूर्वक उनका अनुवादक बनने का फैसला किया। तू का अनुवाद सुनने के बाद शियुवू ने सिर हिलाया और कहा, ये लेई तिलियांग लेई परिवार के वर्तमान मुखिया हैं। जहां तक मुझे पता है ये लेई परिवार दुनिया के अंत से पहले के सबसे धनी परिवारों में से एक था, लेकिन दुनिया के अंत के बाद उनके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। जब ली हाओझान ने सुना कि वह व्यक्ति जो उसे तब भी कपकपा सकता था जब वह अपने अतीत को याद नहीं कर पा रहा था, लेई परिवार का वर्तमान मुखिया है, तो वह चुप हो गया। मन में संदेह लिए हुए उसने उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस बारे में बताने के लिए धन्यवाद। लगता है कि मैं आपके साथ वापस नहीं जा सकता, मिस झू। अगर मौका मिला तो फिर मिलेंगे। इतना कहकर उसने शियुवू को सिर हिलाकर इशारा किया और वहां से गायब हो गया। उनके सामने से गायब होते ही शियुवू और झू लिन ने एक दूसरे को देखा।
ऐसा लगता है कि लेई हाओझान नाम का ये ज़ोंबी कम से कम 5वें दर्जे का ज़ोंबी होगा। झू लिन थोड़ी उत्सुक थी, इसलिए उसने शियू वू की ओर देखा और पूछा, शियू वू, अगर तुम और लेई हाओझान लड़ो तो क्या तुम उसे हरा पाओगे? शियू वू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, शायद, लेकिन मेरे लिए उसे हराना आसान नहीं होगा क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को इंसानों के मुकाबले शारीरिक रूप से ज़्यादा फायदे होते हैं। जहां इंसान दर्द और थकान महसूस कर सकते हैं, वहीं ज़ॉम्बीज़ में ये कमजोरियां नहीं होती। जब तक वे अपना क्रिस्टल न्यूक्लियस नहीं खोते, तब तक वे हमेशा लड़ सकते हैं। उसकी बात सुनकर तू ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, ये सही है। हालांकि शैतान देवता को अपनी स्मृति वापस मिल गई है, फिर भी वह इस दुनिया में एक नश्वर प्राणी है और अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। अन्यथा ली हाओझान को शैतान देवता एक उंगली से कुचलकर मार डालता। उसका जवाब सुनकर झू लिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, शुक्र है, वह कोई बुरा ज़ोंबी नहीं है। शियू वू ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हम इस बारे में निश्चित नहीं हो सकते। ज़ॉम्बीज़ को अपना रैंक बढ़ाने के लिए मानव मांस खाना पड़ता है, जबकि मनुष्यों को अपना रैंक बढ़ाने के लिए क्रिस्टल नाभिक को अवशोषित करना पड़ता है। अंततः ज़ॉम्बीज़ और मनुष्य एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि हम जीवित रहने के लिए एक दूसरे का शिकार करते हैं। यदि ली हाओझान मनुष्यों का शिकार करने की अपनी प्रवृत्ति को नियंत्रित नहीं कर पाता है, तो वह हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। अध्याय 187, परिचित भावना। देर हो रही थी, ये देखकर शियू वू ने कहा, चलो चलते हैं। हमें जल्दी से रिजॉर्ट लौटना होगा, नहीं तो तनाव के कारण लाओ यान के बाल झड़ जाएंगे। उनकी बातें सुनकर झू लिन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और पूछा, तनाव क्या होता है? जब वे दोनों साथ साथ चल रही थीं, तो शियू वू ने उसे समझाना शुरू किया। तनाव। 2 दिन बाद शियू वू, झू लिन और तू आखिरकार रिजॉर्ट क्षेत्र में पहुंच गईं। अपने सामने खड़ी ऊंची दीवार को देखकर झू लिन ने कहा, मजदूरों ने कितनी तेजी से काम किया। उन्होंने सचमुच कुछ ही दिनों में दीवार पूरी कर ली। शियू वू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, उन्हें इतना अधिक वेतन देना वाकई व्यर्थ नहीं है। जिस गति से वे काम कर रहे हैं, सर्दियों के आने से पहले हमारा बेस बनकर तैयार हो जाना चाहिए। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, उन्होंने दूर से तानवेई और जियांग को कई लोगों से घिरा हुआ देखा। स्थिति को ठीक न समझते हुए वे जल्दी से उनके पास गए। एक व्यक्ति ने जियांग की ओर देखा और आशा भरी निगाहों से पूछा, भाई जी, क्या आप हमें यहाँ रहने देंगे? जियांग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे खेद है, अब जब दीवार बन चुकी है तो हमें इतने मजदूरों की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम आपको मुफ्त भोजन भी नहीं दे सकते। जैसे ही ये शब्द निकले, मिंगवेई भाड़े के सैनिकों के दस्ते के एक सदस्य ने कहा, भाई जी सही कह रहे हैं। एक सैन्य अड्डे जितना बड़ा अड्डा भी अपने लोगों का पेट मुश्किल से भर पाता है, तो आप एक ऐसे अड्डे से क्या उम्मीद करते हैं जो अभी तक स्थापित भी नहीं हुआ है? जैसे ही ये शब्द निकले, एक और अलौकिक प्राणी ने कहा, बिल्कुल सही। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें काम करना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ कोई काम नहीं है तो तुम चले जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक एक आदमी बोला, आपके लिए ये कहना आसान है क्योंकि आप अभी भी यहाँ काम करते हैं। अगर हमें जाना पड़ा तो आपको भी जाना होगा। हाँ, बिल्कुल सही। हालात बिगड़ते देख शियू वू शांति से झू लिन के साथ वहां पहुंचा। उसे वापस आते देख जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, लाओ शियू, तुम आखिरकार वापस आ ही गए। यहाँ क्या हुआ? शियू वू ने मजदूरों की ओर देखते हुए पूछा। जियांग मुस्कुराया और शांत भाव से बोला, अब जब दीवार पूरी हो गई है तो मैं आज ही उनकी मजदूरी देकर उन्हें जाने दूंगा। हमें केवल कुछ अलौकिक शक्तियों वाले लोगों की जरूरत है जो भवन निर्माण और जमीन समतल करने में हमारी मदद कर सके। जहां तक आम लोगों की बात है, उनके लिए अब कोई काम नहीं बचा है। जियांग की बात सुनने के बाद शियू वू ने सिर हिलाया, फिर भीड़ की ओर मुड़कर कहा, आप सभी, जैसा कि मेरे भाई ने कहा, यहाँ आपके लिए कोई उपयुक्त नौकरी नहीं है। कृपया वापस चले जाए। जब उन्हें लगा कि वे कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ हम लोग थोड़ा निराश हुए और जाने का फैसला किया। तभी एक माँ और बेटा झू लिन के पास से गुजरे और लड़के को देखकर झू लिन की आंखों में अचानक एक चमक आ गई। लड़का झू लिन के पास से गुजरा और चिंता भरे स्वर में पूछा, माँ, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वापस सैन्य अड्डे पर जाना चाहिए? माँ ने अपने 11 वर्षीय बेटे की ओर देखा, सिर हिलाया और आंखों में आंसू लिए कहा, माँ को भी नहीं पता। सैन्य अड्डे पर जो हालात हैं, अगर हम अभी वापस गए तो भूख से मर सकते हैं। ये कहते ही लड़के की आंखें लाल हो गईं और उसने कहा, माँ चिंता मत करो, कुछ न कुछ तो हम कर ही सकते हैं।
हम ठीक हो जाएंगे। बेटे की बात सुनकर माँ ने उसे गले लगाया, अपने आंसू पोंछे और कहा, हम ठीक रहेंगे। माँ, इस दुनिया में हमारे जीने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी। माँ और बेटे को जाते हुए देखकर झू लिन ने एक पल सोचा और कहा, मैडम कृपया एक पल रुकिए। जब माँ ने झू लिन की स्पष्ट और शांत आवाज सुनी तो उनकी आंतरिक बेचैनी और भय गायब हो गया। उन्होंने सिर घुमाकर देखा तो एक बेहद खूबसूरत युवती मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। उस मुस्कान को देखकर माँ को लगा मानो ईश्वर उन्हें देख रहा हो। माँ ने विस्मय भरी निगाहों से झू लिन को देखा। उनकी आंखों में श्रद्धा भरी थी और उन्होंने पूछा, सुश्री, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? झू लिन उसके पास गई और पूछा, मैडम, क्या सैन्य अड्डे पर आपके कोई और रिश्तेदार हैं? माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, दुनिया के अंत की शुरुआत में मेरे सास ससुर ज़ॉम्बी बन गए और मेरे पति ने हमें बचाने की कोशिश में अपनी जान दे दी। तब से मेरे परिवार में सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही बचे हैं। उसका जवाब सुनकर झू लिन ने अपनी माँ के सामने सुरक्षात्मक मुद्रा में खड़े लड़के की ओर देखा। उसने उसकी आंखों में देखा और उन निर्मल आंखों में दृढ़ता, साहस और एक परिचित सी भावना पाई। झू लिन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा, आपका नाम क्या है? लड़का उसे काफी देर तक देखता रहा और फिर शांत भाव से बोला, मेरा नाम झेंग जिन्नान है। बड़ी बहन, आपका नाम क्या है? झू लिन ने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर धीरे से थपथपाया। उसी समय उसने अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करके उसके शरीर की जांच की और कहा, मेरा नाम झू लिन है। 2 सेकंड बाद झू लिन की आंखों में एक चमक आए और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने माँ की ओर देखकर कहा, महोदया, अगर आपके पास कहीं और जाने की जगह नहीं है तो आप यहीं क्यों नहीं रुक जाती? आपका बेटा बहुत प्रतिभाशाली है और मैं उसे अपना शिष्य बनाना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर झेंग जिन्नान और उसकी माँ चौंक गए। हालांकि उसे इस अजनबी बड़ी बहन से एक अजीब सी आत्मीयता का एहसास होता है, लेकिन उसे सावधान रहना होगा क्योंकि उसे अपनी माँ की रक्षा करनी है और दुनिया के अंत की शुरुआत से लेकर अब तक वह बहुत से झूठे लोगों से मिल चुका है। होश में आने के बाद झेंग जिन्नान ने झू लिन की ओर तिरछी नजर से देखते हुए पूछा, बड़ी बहन, आप मुझे अपना शिष्य क्यों बनाना चाहती हैं? अध्याय 188, शिष्य को स्वीकार करना। झेंग जिन्नान की सतर्क निगाहों को देखकर झू लिन मुस्कुराए और बोली, तुम्हारा शरीर बहुत ही अनोखा है। अगर तुम मेरे शिष्य नहीं बने तो 13 साल की उम्र से पहले ही मर जाओगे। माँ की आंखों में हैरानी देखकर झू लिन ने उनकी ओर देखकर पूछा, महोदया, क्या आपके बेटे को जन्म के बाद से हर कुछ दिनों में तबीयत खराब नहीं होती थी और उसका तापमान सामान्य से कम रहता था? उसकी हृदय गति बहुत धीमी है और उसके पेट के निचले हिस्से में भी हमेशा दर्द रहता है। ये कहने के बाद झेंग जिन्नान और उसकी माँ दोनों ने हैरानी से झू लिन की ओर देखा। ये पहली बार था जब किसी ने झेंग जिन्नान के जन्म से लेकर अब तक के सारे अनुभव इतने सटीक रूप से बताए थे। कुछ पल की चुप्पी के बाद माँ ने पूछा, महोदया, क्या आपको पता है कि मेरे बेटे की सेहत में क्या खराबी है? झू लिन ने सिर हिलाकर कहा, महोदया, आपका बेटा बीमार नहीं है, लेकिन वह एक बहुत ही दुर्लभ शारीरिक बनावट के साथ पैदा हुआ है, जिसे शुद्धयेन शारीरिक संरचना कहा जाता है। शुद्धयेन शारीरिक संरचना, यह क्या है? माँ ने संदेह से पूछा। झू लिन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, शुद्धयेन शारीरिक संरचना 12 जन्मजात शारीरिक संरचनाओं में से एक है। शुद्धयेन शारीरिक संरचना वाले लोग अत्यंत प्रतिभाशाली होते हैं और उनमें जल तत्व और येन ऊर्जा का समावेश होता है। उनकी असाधारण प्रतिभा के कारण वे येन ऊर्जा के साथ सामंजस्य में रहते हैं। उनकी प्रतिभा इतनी उच्च होती है कि उनका शरीर स्वतः ही येन ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, जिससे समय के साथ उनके शरीर का तापमान गिरता जाता है और अंततः उनकी आयु कम हो जाती है। आपके बेटे की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह अधिकतम 2 साल ही जीवित रह सकता है। झू लिन की बात सुनने के बाद माँ ने अपना हाथ कसकर पकड़ लिया और पूछा, श्रीमती, चूंकि आप नान की हालत जानती हैं, तो क्या आप जानती हैं कि उसका इलाज कैसे किया जाए? उसकी चिंतित शक्ल देखकर झू लिन ने शांत भाव से कहा, शुद्धयेन का या कोई बीमारी नहीं है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैं ऐसे कई तरीके जानती हूँ जिनसे वह सामान्य जीवन जी सकता है और अगर वह चाहे तो अमरता प्राप्त करने में भी उसकी मदद कर सकती हूँ। उसकी प्रतिभा को देखते हुए वह कुछ दशकों की कड़ी मेहनत से ही अमृतत्व प्राप्त कर सकता है। जब माँ ने झू लिन की बातों का पहला भाग सुना तो उन्हें बहुत खुशी हुई, लेकिन जब उन्होंने झू लिन की बातों का दूसरा भाग सुना तो वे झू लिन के कपड़ों और बोलने के तरीके को देखे बिना नहीं रह सकी। माँ ने अपने बेटे की ओर मुड़कर देखा और सोचने लगी, ये युवती शायद होश में नहीं है। क्या मैं सचमुच उसकी बात पर विश्वास कर सकती हूँ?
लेकिन उसने नान नान की हालत के बारे में जो कहा वह भी गलत नहीं था। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं तथाकथित गुप्त गुरु से मिल गई? मानो वह अपनी माँ की चिंताओं को जानता हो। झेंग जिन्नान ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, उन्हें एक तरफ खींचा और फुसफुसाते हुए कहा, माँ, अब हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है कि हमें सैन्य अड्डे पर वापस नहीं जाना चाहिए, बल्कि यहीं रहना चाहिए। हालांकि उस बड़ी बहन की बातें अविश्वसनीय लग सकती हैं, लेकिन उनके पास हमसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। मुझे लगता है कि हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, और किसी कारण से मुझे उन पर भरोसा है और मैं उनके करीब रहना चाहता हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ ने कुछ देर सोचा और फिर उससे सहमत हो गई। चाहे जैसे भी देखा जाए, झूलिन का निमंत्रण केवल उनके लिए ही फायदेमंद है, उसके लिए नहीं। फैसला लेने के बाद माँ ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, चलो उसकी बात मान लेते हैं। संक्षिप्त बातचीत के बाद माँ और बेटा झूलिन के पास वापस चले गए। माँ ने झूलिन की ओर देखकर कहा, मालकिन, निमंत्रण के लिए धन्यवाद। मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं है, इसलिए मैं आपकी इस कृपा को निःसंकोच स्वीकार करती हूँ। उसने झूलिन को प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक कहा, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। अपनी माँ को एक ऐसी महिला के सामने झुकते देख, जो उनकी बेटी जैसी दिखती थी, झेंग जिन्नान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और झूलिन को प्रणाम करते हुए कहा, बड़ी बहन, धन्यवाद। झूलिन ने माँ को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, महोदया, आपको मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है। चूंकि आपके बेटे ने मेरा शिष्य बनने के लिए सहमति दे दी है, इसलिए हम दोनों का दर्जा बराबर है। इतना कहने के बाद उसने झेंग जिन्नान की ओर मुड़कर कहा, घुटने टेककर मुझे अपना गुरु मानकर सम्मान करो। उसकी बातें सुनकर झेंग जिन्नान ने अपना सिर उठाया और देखा कि झूलिन शांत भाव से उसे देख रही है। जैसे ही उसकी नज़र झूलिन से मिली, झेंग जिन्नान समझ गया कि यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। अगर उसने यह मौका गंवा दिया तो उसे सहज ही एहसास हो गया कि उसे जीवन भर इसका पछतावा रहेगा। झेंग जिन्नान ने बिना किसी झिझक के जमीन पर घुटने टेक दिए, 3 बार प्रणाम किया और कहा, शिष्य गुरु को प्रणाम करता है। झूलिन ने सिर हिलाया, उसे उठने में मदद की और कहा, अच्छे शिष्य, मुलाकात के उपहार के रूप में शिफू के पास तुम्हारे लिए कुछ है। बोलने के बाद उसने एक अग्नि फल निकाला और कहा, इस फल को अग्नि फल कहते हैं और इसमें शुद्ध यान ऊर्जा होती है। इस फल को खाने से आपके शरीर में येन ऊर्जा संतुलित हो जाएगी और आपका दर्द कम हो जाएगा। फल लेते हुए झेंग जिन्नान ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद शिफू। झूलिन ने उसकी ओर सिर हिलाते हुए कहा, अब तुम इसे खा सकते हो। अपनी माँ की ओर देखकर और उन्हें सिर हिलाते हुए देखकर झेंग जिन्नान ने अग्निफल का एक टुकड़ा खाया। एक पल बाद जैसे ही उसने अग्निफल का रस पिया, उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। जब उसकी माँ ने उसे रोते हुए देखा तो उसने उसे जल्दी से गले लगा लिया और चिंता से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी, क्या तुम्हें कहीं बेचैनी हो रही है? झेंग जिन्नान ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से अग्निफल खा लिया, क्योंकि उसे अपने जीवन में पहली बार कोई दर्द महसूस नहीं हुआ था। उसके रोते हुए चेहरे को देखकर झूलिन ने उसके सिर पर धीरे से थपथपाया और कहा, तुमने दर्द सहन किया और अच्छा काम किया, शाबाश। झेंग जिन्नान के शांत होने के बाद झूलिन ने अपने नए शिष्य और उसकी माँ की ओर देखा और फिर कहा, महोदया, आप दोनों मेरे साथ आ सकते हैं। मैं आपके रहने के लिए जगह तैयार कर दूंगी। माँ झेंग ने कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराते हुए उनसे कहा, धन्यवाद मिस झू। अध्याय 189, शिवू का संदेह। झूलिन ने मदर झेंग को सिर हिलाकर सहमति दी और जी यांग को ढूंढने चली गई। जब वह उसे और बाकी लोगों को मिली, तब तक अधिकांश हम लोग उन सैन्य ट्रकों में सवार हो चुके थे जिन्हें जी यांग ने उन्हें वापस भेजने के लिए सैन्य अड्डे से किराए पर लिया था। उसे एक अधेड़ उम्र की महिला और एक लड़के के साथ लौटते देख जी यांग ने पूछा, शाओलिन, ये कौन है? झूलिन ने झेंग जिन्नान के सिर पर धीरे से थपथपाते हुए कहा, ये लड़का मेरा शिष्य है। इसका नाम झेंग जिन्नान है और यह महिला इसकी माँ है। जब उसने ये कहा तो जियांग और टैनवेई ने झेंग जिन्नान को रुचि से देखा, जबकि शिवू ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर लड़के को संदेह भरी नजरों से देखते हुए सोचा, शुद्धेन शारीरिक बनावट। इस दुनिया में कोई ऐसा कैसे हो सकता है जो साधना करने के लिए जन्मजात शारीरिक बनावट के साथ पैदा हुआ हो? क्या ऐसा हो सकता है कि पुनर्जन्म के देवता ने गलती से 6 लोगों की आत्माओं को इस दुनिया में भेज दिया हो? शिवू अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि झेंग जिन्नान और उसकी मां ने उन तीनों का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। अपने विचारों से बाहर आकर शिवू ने माँ और बेटे की ओर देखा और कहा,
चूंकि शाओलिन ने आपके बेटे को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है, इसलिए हम आप दोनों की रक्षा करेंगे और आपके रहने के लिए यहाँ एक जगह तैयार करेंगे। शीयू के ऐसा कहने के बाद टैन वेई ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। झेंग जिन्नान, आप हमें बड़े भाई कह सकते हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं। जी यांग ने झेंग जिन्नान की मां को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, महोदया, हमारे विला के पास एक छोटा सा विला है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप अपने बेटे के साथ वहां रह सकती हैं। जब मां झेंग ने सुना कि वे विला में रह सकते हैं तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और वे अविश्वास से जी यान को देखती रह गईं। 40 साल से अधिक जीने के बाद उनके जीवन का सबसे आलीशान ठिकाना वह होटल था जहां वे और उनके पति हनीमून के दौरान रुके थे। लेकिन अब दुनिया के अंत के बाद वे एक आलीशान विला में रह सकती हैं। जीवन कितना अप्रत्याशित है, ये जानते हुए कि वह उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रही है, जी यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, नाश्ते का समय लगभग हो गया है। पहले आप दोनों को आराम से बैठा लेते हैं, फिर हम साथ में नाश्ता कर सकते हैं। कृपया मेरे साथ आइए, महोदया। बोलने के बाद जी यांग अपने विला के पास स्थित छोटे विला की ओर चल पड़ा। जी यांग के पीछे जाने से पहले झेंग जिन्नान ने झूलिन की ओर देखा, एक पल के लिए झिझका और फिर कहा, शिफू, ये शिष्य बाद में आपसे मिलने आएगा। अपने शिष्य के दुबले पतले शरीर और फटे पुराने कपड़ों को देखकर झूलिन ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। कुछ देर सोचने के बाद उसने बर्फ के फूल वाले पेंडेंट से सुरक्षात्मक दिव्य कलाकृतियों का एक सेट निकाला, उसे झेंग जिन्नान को सौंपते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है। अब कपड़े बदलने का समय आ गया है। झेंग जिन्नान ने प्राचीन शैली के उस वस्त्र पर एक नजर डाली जो उसके लिए बहुत बड़ा था, उसे उठाया और कहा, धन्यवाद शिफू। झूलिन ने सिर हिलाकर कहा, हम जाओ साफ सफाई कर लो और कपड़े बदल लो, फिर हम साथ में नाश्ता करेंगे। हाँ शिफू। झेंग जिन्नान ने शीयू और टैनवेई को सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर जल्दी से अपनी माँ और जी यांग के पीछे चल दिए। उन तीनों के जाने के बाद शीयू ने झूलिन की ओर देखकर पूछा, आपने अचानक उसे अपना शिष्य क्यों बना लिया? झूलिन मुस्कुराए और बोली, उसका मेरे साथ एक भाग्य है और उसमें अमरता प्राप्त करने की प्रतिभा है। उसकी बातें सुनकर फैंटेसी और शियानशिया शैली की कहानियों के कट्टर प्रशंसक के रूप में टैन वेई को अपने दिल में ईर्ष्या महसूस हुई और उसने कहा, मैं भी साधना करना चाहता हूँ। शीयू ने उसके ईर्ष्यालु और उदास चेहरे को देखकर शांत भाव से कहा, तुम्हें साधना करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इतना कहकर टैन वेई और झूलिन की कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही वह चला गया। तू झूलिन के कंधे पर बैठ गई, शीयू की पीठ को देखती रही और सोचने लगी, वह सचमुच 6 लोकों में एकमात्र प्राचीन देवता है। वह अपनी इच्छा से किसी को भी देवत्व प्रदान कर सकता है। विला जाते समय झेंग जिन्नान ने कई अलौकिक प्राणियों को अजीबोगरीब हरकतें करते देखा। चलते चलते उसने देखा कि वे अपना मुंह खोल और बंद कर रहे थे, मानो हवा खा रहे हों। वह असमंजस में अपना सिर झुकाकर बोला, बड़े भाई, वे वहां क्या कर रहे हैं? जी यांग ने उन लोगों की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, वे अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन आपको उनके उदाहरण का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आप भी उन्हीं की तरह अजीब हो जाएंगे। झेंग जिन्नान ने सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया। छोटे से विला में पहुंचने के बाद जी यांग ने कहा, दूसरी मंजिल पर 2 युवतियां रहती हैं। महोदया, आप और आपका बेटा बचे हुए खाली कमरों में से अपना कमरा चुन सकते हैं। दरवाजा खोलकर जी यांग विला में दाखिल हुआ और उसने देखा कि मेंग ज़ेलान और वेन्ना बैठक में नाश्ता कर रहे हैं। उसे एक अधेड़ उम्र की महिला और एक लड़की के साथ आते देख वेन्ना मुस्कुराए और बोली, भाई जी, सुप्रभात। आप हमसे मिलने का समय बहुत कम निकालते हैं। जी यांग ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, सुप्रभात सुश्री वेन और सुश्री मेंग। ये मैडम झेंग और उनके बेटे झेंग जिन्नान हैं। आज से ये दोनों आपके साथ इस विला में रहेंगे। ये जानकर कि अधेड़ उम्र की महिला और लड़का उनके नए घर वाले हैं, मेंग ज़ेलान और वेन्ना खड़ी हो गई और विनम्रता से उनका अभिवादन किया। मेंग ज़ेलान ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते आंटी, मेरा नाम मेंग ज़ेलान है। आंटी मुझे मेंग मेंग कहकर बुला सकती हैं। आंटी, मेरा नाम वेन्ना है, आप मुझे नाना कह सकती हैं। हमारे घर में आपका स्वागत है। वेन्ना ने माँ झेंग को गले लगाते हुए कहा। गर्मजोशी से स्वागत पाकर माँ झेंग को राहत मिली। उन्होंने उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब से मैं तुम दोनों को परेशान करूंगी। हमारा स्वागत करने के लिए धन्यवाद। उन दोनों के बीच अच्छी बातचीत देखकर जी यांग ने मदर झेंग की ओर देखकर कहा, महोदया, कृपया साफ सफाई के बाद पहाड़ी की चोटी पर स्थित विला में आइए।
हम आपका और आपके बेटे का नाश्ता करने के लिए इंतजार करेंगे। अध्याय 190 भाग्यशाली। जी यान की बातें सुनकर वेन ना और मेंग ज़ेलान चौंक गईं। झू लिन और बाकी लोगों से मिलने के बाद से उन्होंने कभी साथ में खाना नहीं खाया था, लेकिन आज जी यांग ने खुद माँ झेंग और उनके बेटे को बुलाया था। ऐसा लग रहा था कि ये आंटी और उनका दुबला पतला बेटा ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें वे नाराज कर सकें। ये देखकर कि अब यहाँ उसकी मदद की जरूरत नहीं है, जियांग ने कहा, चूंकि मुझे अभी कुछ काम करना है, इसलिए मैं पहले चलता हूँ। फिर मिलेंगे महोदया। जब मदर झेंग और झेंग जिन्नान जियांग को विदा कर रहे थे, तब मेंग ज़ेलान और वेन्ना ने एक दूसरे को देखा। फिर दोनों ने उत्सुकता से माँ बेटे को देखा। अब तक इस रिजॉर्ट में ठहरने वाले लोग या तो कैप्टन शियू और झू लिन के दोस्त, कर्मचारी या प्रभावशाली व्यक्ति थे। जी यांग के साथ उनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि माँ बेटे झू लिन के दोस्त हैं। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद वेन्ना ने मेंग ज़ेलान से फुसफुसाते हुए कहा, मेंग मेंग, मुझे लगता है कि हम वास्तव में भाग्यशाली हैं कि हम यहाँ रह सकते हैं। मेंग ज़ेलान ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमें बड़ी बहन झू लिन को फसलों की देखभाल में मदद करने के लिए और अधिक मेहनत करनी चाहिए। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि माँ झेंग जिन्नान के साथ वापस आ रही हैं और उन्हें देखकर मुस्कुराईं। उन दोनों के असहज और शर्मिंदा चेहरों को देखकर मेंग ज़ेलान मुस्कुराए और बोली, आंटी, क्यों ना आप दोनों पहले बेडरूम चुनकर सफाई कर लें। अपनी सबसे अच्छी दोस्त की बात सुनकर वेन्ना ने सिर हिलाया और कहा, मेरा और मेंग मेंग का कमरा दूसरी मंजिल पर है। दूसरी मंजिल पर 5-5 कमरे खाली हैं और पहली मंजिल पर भी 5-5 कमरे खाली हैं। आप अपनी पसंद का कमरा चुन सकती हैं। माँ झेंग इस विला में इतने सारे शयन कक्ष देखकर आश्चर्यचकित रह गईं और सोचने लगी, यहाँ इतने सारे खाली शयन कक्ष हैं, तो भविष्य में इस विला में नए लोग आकर रहेंगे। लगता है मुझे अलग अलग शयन कक्षों में रहने के बजाय नान नान के साथ ही रहना चाहिए। ऐसा सोचते हुए मदर झेंग ने कहा, तो फिर हम भी दूसरी मंजिल पर ही रहेंगे। मेंग ज़ेलान ने सिर हिलाते हुए कहा, हर बेडरूम में बाथरूम है, इसलिए हमें बाथरूम साझा करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक बैठक कक्ष, भोजन कक्ष, रसोई और छत की बात है, क्योंकि ये सार्वजनिक स्थान है, इसलिए इनकी सफाई एक साथ करनी होगी। आंटी, आपको यह व्यवस्था कैसी लगी? माँ झेंग ने सिर हिलाकर कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलिए इसे वैसे ही करते हैं जैसे आप आमतौर पर करते हैं। माँ झेंग के ईमानदार और मिलनसार चेहरे को देखकर मेंग ज़ेलान और वेन्ना दोनों ने राहत की सांस ली। अगर घरवाले मिलनसार ना हों तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है, लेकिन वे बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसी दयालु चाची और शांत स्वभाव का छोटा भाई साथ में मिले हैं। उनके थके और गंदे चेहरों को देखकर मेंग ज़ेलान ने कहा, आंटी, आप और शियाओ झेंग पहले नहा लीजिए। हमारा कमरा दूसरी मंजिल के आखिरी छोर पर है। आप अपनी पसंद के अनुसार दूसरे कमरे चुन सकते हैं। माँ झेंग ने दोनों मिलनसार युवतियों को सिर हिलाकर अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, धन्यवाद मिस मेंग और मिस वेन। माँ झेंग और झेंग जिन्नान को दूसरी मंजिल पर जाते देख मेंग ज़ेलान और वेन्ना नाश्ता करती रहीं। कुछ देर सोचने के बाद माँ झेंग और झेंग जिन्नान ने दूसरी मंजिल पर सबसे बड़ा कमरा चुना और अंदर चली गईं। गंदे बेडरूम को देखकर माँ झेंग ने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, नान नान, जाओ और देखो कि बाथरूम में पानी है या नहीं। झेंग जिन्नान ने सिर हिलाया और बाथरूम की ओर चल दिया। बाथरूम में कुछ भी न देखकर उसने नल चालू किया और पानी बहता हुआ देखा। ठंडा, साफ पानी देखकर वह चौंक गया और उसने तुरंत नल बंद कर दिया। बाथरूम से बाहर निकलते हुए उसने कहा, माँ, यहाँ साफ पानी है। क्या मुझे दोनों बड़ी बहनों से पूछना चाहिए कि पानी इस्तेमाल करने के लिए मुझे पैसे देने होंगे? माँ झेंग ने एक पल सोचा और कहा, हम। जाओ और उनसे विनम्रतापूर्वक पूछो। झेंग जिन्नान ने सिर हिलाया और नीचे चला गया। बैठक में मेंग ज़ेलान को छोटी मेज पोंछते और रसोई में वेन्ना को बर्तन धोते देख वह आश्चर्यचकित हुआ और सोचने लगा, क्या ये लोग अब भी बर्तन धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं? क्या इन्हें पता नहीं कि पानी कितना कीमती है? उसके कदमों की आहट सुनकर मेंग ज़ेलान ने अपना सिर उठाया और पूछा, शाओ झेंग, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? उसका सवाल सुनकर झेंग जिन्नान अपने विचारों से बाहर आया और पूछा, बड़ी बहन मेंग, क्या मुझे पानी का बिल भरना होगा? क्या हमारे दैनिक पानी के उपयोग की कोई सीमा है? ये जानते हुए कि इस रिजॉर्ट क्षेत्र के बाहर पानी बहुत कीमती है और लोग इसे ऊंची कीमतों पर बेचेंगे, मेंग ज़ेलान ने उससे याद दिलाया, यहाँ पानी का उपयोग इच्छानुसार किया जा सकता है, लेकिन इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता क्योंकि पानी बेस द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। वे पानी और अन्य आपूर्ति के उपयोग का दैनिक रिकॉर्ड रखते हैं,
और यदि वे आपको अपने लाभ के लिए इन आपूर्तियों को बेचते हुए पकड़ लेते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा और बेस से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उसकी बातें सुनकर झेंग जिन्नान समझ गया कि अड्डे में प्रवेश पर प्रतिबंध लगना मारे जाने से भी कहीं अधिक क्रूर सजा है। रहने के लिए सुरक्षित जगह न होने पर उनका अंत अकल्पनीय रूप से दुखद होगा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने ईमानदारी से कहा, मैं इसे अच्छी तरह याद रखूंगा। ये देखकर कि वह उसकी बात समझ गया है, मेंग ज़ेलान ने उसे सिर हिलाकर सहमति दी। ये याद करते हुए कि माँ झेंग और झेंग जिन्नान आते समय कुछ भी नहीं लाए थे, मेंग ज़ेलान ने कहा, आप सरकारी दफ्तर जाकर रोजमर्रा की जरूरत का सामान ले सकते हैं। हमें हर महीने रोजमर्रा की जरूरत के सामान का एक पैकेट मिल जाता है, इसलिए इसे खुद लेना याद रखना। खाने पीने और बाकी चीजों का इंतजाम आपको खुद करना होगा। झेंग जिन्नान ने सिर हिलाकर कहा, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद बड़ी बहन मेंग। मेंग ज़ेलान ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, ये तो छोटी सी बात है। क्या आपको सरकारी दफ्तर का रास्ता पता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ। अध्याय 191। क्या आपको कोई आपत्ति है? हालांकि झेंग जिन्नान और उनकी मां ने इस अड्डे पर 1 सप्ताह तक काम किया, लेकिन वे केवल दीवार के बाहर ही रहे और रिजॉर्ट क्षेत्र में कभी कदम नहीं रखा। चूंकि उन्हें रास्ता नहीं पता था, इसलिए उन्होंने सिर हिलाकर कहा, तो मैं बड़ी बहन मेंग से रास्ता दिखाने का अनुरोध करता हूँ। पहले मुझे हाथ धोने दो। ये कहते हुए मेंग ज़ेलान रसोई की ओर चल पड़ी। उसने कपड़े को काउंटर टॉप पर रखा, हाथ धोए और कहा, ना, मैं श्याओ झेंग को रोजमर्रा की जरूरत का सामान लेने ले जाती हूँ। आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी देर में सरकारी दफ्तर से सीधे पानी की स्टेशन जाऊंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं, वेन्ना ने प्लेटें पोंछते हुए कहा। विला से निकलने के बाद मेंग ज़ेलान और झेंग जिन्नान सरकारी दफ्तर गए। उन्हें आते देख वहां काम करने वाले एक अलौकिक प्राणी ने पूछा, मेंग, क्या तुम अगले महीने की दैनिक जरूरत का सामान लेने जाना चाहती हो? मेंग ज़ेलान ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी भी कुछ लोग घर पर हैं। आज मैं अपने नए रूममेट को यहाँ लेकर आई हूँ, उसे खुद भाईजी लेकर आए हैं। उसकी बातें सुनने के बाद मजदूर ने दुबले पतले और गंदे से दिखने वाले झेंग जिन्नान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई, क्या तुम अकेले रहते हो? झेंग जिन्नान ने सिर हिलाकर कहा, मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। कर्मचारी ने सिर हिलाकर कहा, छोटे भाई, दैनिक जरूरत की चीजें लेने से पहले मुझे आपकी जानकारी लिखनी होगी। कर्मचारी की ओर सिर हिलाते हुए झेंग जिन्नान ने शांत भाव से कहा, ठीक है। औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मेंग ज़ेलान और झेंग जिन्नान कार्यालय से निकल गए। उसने उसकी ओर देखकर कहा, मुझे अभी काम है, क्या आप अकेले घर जा सकते हैं? जी हाँ, आपकी मदद के लिए धन्यवाद बड़ी बहन मेंग, झेंग जिन्नान ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। मेंग ज़ेलान ने हल्के से उसके कंधे पर थपथपाते हुए सिर हिलाया और कहा, हम फिर मिलते हैं शियाओ झेंग। उसे जाते हुए देखकर झेंग जिन्नान ने अपने हाथ में पकड़े बड़े से पैकेट को ध्यान से देखा। सर्वनाश शुरू होने के बाद लगभग 5 महीनों तक उसने अपनी मां के साथ जीवित रहने के लिए संघर्ष किया था और यह पहली बार था जब उसे अजनबियों से दया मिली थी। काफी देर की चुप्पी के बाद विला की ओर वापस जाते हुए वह बुदबुदाया, ये जगह बुरी नहीं है। 1 घंटे बाद जब आखिरकार पूर्वी क्षितिज से सूरज निकला तो मां झेंग और झेंग जिन्नान पहाड़ी की चोटी पर स्थित विला में पहुंचे। विशाल और आलीशान 3 मंजिला विला को देखकर मां झेंग थोड़ी घबरा गईं। उन्होंने पसीने से भीगे हाथों को अपने कपड़ों से पोंछा और फिर दरवाजा खटखटाया। नॉक नॉक नॉक। उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, तभी किसी ने दरवाजा खोल दिया। 5 साल की बच्ची को देखकर झेंग की मां थोड़ी हैरान रह गई। वह झुकी और मुस्कुराते हुए पूछा, छोटी बच्ची, क्या यह मिस छू का घर है? छोटी बच्ची ने अपना सिर झुकाया और कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाकर मां झेंग की तर्जनी उंगली खींची। ये जानते हुए कि बच्ची चाहती है कि वे उसके पीछे चलें, मां झेंग और झेंग जिन्नान उसके पीछे भोजन कक्ष में गईं। भोजन कक्ष में पहुंचकर मां झेंग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि झूलिन और अन्य बच्चों के साथ 30 से अधिक बच्चे भोजन कर रहे थे। मां झेंग और झेंग जिन्नान को उनकी सीटें दिखाने के बाद छोटी बच्ची अपनी सीट पर लौट गई और नाश्ता करने लगी। मां और बेटे को पहले से ही बैठे देखकर जी यांग मुस्कुराए और बोली, मुझे नहीं पता कि आप दोनों को क्या खाना पसंद है, इसलिए हमने आपके लिए कई तरह के व्यंजन तैयार किए हैं जिनमें से आप चुन सकते हैं। बोलने के बाद उन्होंने उन दोनों के लिए 1 कप गर्म सोया दूध डाला और कहा, आज वह दिन है जब शियाओ नान शियाओ लिन की शिष्या बनेगी, इसलिए हमें जश्न मनाना चाहिए।
माँ झेंग ने उनकी दयालुता को स्वीकार किया और इतनी घबराई हुई थी कि उन्होंने अपनी चॉपस्टिक को हिलाने की हिम्मत नहीं की, जब तक कि झू लिन ने उनके लिए तली हुई आटे की एक स्टिक नहीं उठाए और कहा, इसे जल्दी खा लो। झू लिन को अपने साथ बच्चे जैसा व्यवहार करते देख माँ झेंग थोड़ी असमंजस में पड़ गई। जब माँ झेंग ने आखिरकार अपनी चॉपस्टिक हटाई तो झेंग जिन्ना ने झू लिन की ओर देखकर पूछा, शिफू, क्या आज मेरे लिए कोई काम है? झू लिन ने सिर हिलाया, एक मोटी किताब निकाली और कहा, शिफू ने शियुवू की मदद से यह किताब तुम्हारे लिए तैयार की है। इसे याद करने और इसे उल्टे क्रम में सुनाने में सक्षम होने के बाद मेरे पास आना। झेंग जिन्नान ने मेज पर रखी मोटी किताब को देखा और अवाक रह गया। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ वर्षों तक अपने गुरु से मिलने नहीं जा पाएगा। झू लिन ने उसकी झिझक देखी, उसकी ओर देखा और पूछा, क्या आपको कोई आपत्ति है? उसका सवाल सुनकर झेंग जिन्नान ने कहा, शिफू, इस किताब को पूरी तरह याद करने में मुझे कई साल लग सकते हैं। मुझे भोजन और ज़रूरी सामान कमाने के लिए काम करना होगा, इसलिए। उनकी बातें सुनने के बाद झू लिन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अरे शिफू, तो ये बात भूल ही गए। तो फिर हम सामान्य मार्ग से नहीं जा सकते। इतना कहकर उसने मोटी किताब को वापस क्यानकुन बैग में रख दिया। झेंग जिन्नान के जटिल भाव को देखकर झू लिन ने कहा, पहले खा लो। जी हाँ शिफू, झेंग जिन्नान ने सिर हिलाया और बड़े चाव से खाना शुरू कर दिया। इतना कहकर उन्होंने आराम से बातें करते हुए नाश्ते का आनंद लिया। भोजन कक्ष साफ करने के बाद झू लिन झेंग जिन्नान को बैठक कक्ष में ले गई और बोली, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। झेंग जिन्नान ने सिर हिलाया, पालथी मारकर जमीन पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी पलकें अभी भी हिल रही थीं। ये देखकर झू लिन ने कहा, एकाग्र हो जाओ और अपने मन को शांत करो। उसके निर्देशों का पालन करते हुए वह जल्द ही ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गया। झू लिन अपने शिष्य की प्रतिभा से संतुष्ट हुई और उसने अपनी तर्जनी उंगली से उसके माथे को छुआ। अगले ही पल अनगिनत जानकारियां नदी की तरह झेंग जिन्नान के दिमाग में उमड़ पड़ी। 2 मिनट बाद झू लिन ने अपनी तर्जनी उंगली हटा ली और कहा, मैंने अभी अभी तुम्हारे लिए उपयुक्त साधना तकनीक स्थापित की है। तुम्हें यहाँ आकर प्रतिदिन सुबह और शाम कम से कम 4 घंटे साधना करनी होगी। इतना कहकर उसने मदर झेंग की ओर देखा और कहा, महोदया, कृपया पहले वापस जाए। उनके गुरु होने के नाते मैं आपको और जिन्नान को भोजन और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराऊंगी। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना ख्याल रखिए। अध्याय 192 विशालकाय कैटरपिलर। झू लिन की बात सुनकर माँ झेंग ने सिर हिलाया और कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद सुश्री झू, लेकिन मुझे अभी भी नौकरी ढूंढनी है ताकि मैं आप पर और अपने बेटे पर बोझ न बनूं। माँ झेंग ने अपने बेटे पर एक नज़र डाली और फिर विला से चली गई। अपने बेडरूम से बाहर आकर शियुवू ने झू लिन को देखकर कहा, श्याओ लिन, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। झू लिन ने उसकी ओर मुड़कर उत्सुकता से पूछा, क्या आप सामान की तलाश में बाहर जा रहे हैं? शियुवू ने सिर हिलाते हुए कहा, तूने मुझे बताया कि उस छोटे ज़ॉम्बी को यहाँ से कुछ ही दूरी पर उत्परिवर्तित विशालकाय कीड़ों का एक घोंसला मिला है। मैं लाओ यांग और शियाओ वेई के साथ जाकर देखना चाहता हूँ। झू लिन ने एक पल के लिए अपनी शिष्या की ओर देखा, फिर कहा, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। उसकी बात सुनकर शियुवू ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और पूछा, तुम्हारे छोटे शिष्य के बारे में क्या? वह ठीक हो जाएगा, झू लिन ने दरवाजे की ओर चलते हुए कहा। ये देखकर कि वह अब भी उसे ही देख रहा है, झू लिन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और पूछा, क्या तुम नहीं आ रहे हो? शियुवू मुस्कुराए और बोली, आ रही हूँ। कई दिनों तक उसे मुस्कुराते हुए न देखने के बाद झू लिन को उसकी मुस्कान दोबारा देखकर राहत मिली और उसने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि शैतान देवता की चेतना उसके शरीर से निकलने के बाद वह सचमुच अपने असली शियुवू में लौट आया है। ये भी अच्छी बात है। हालांकि झू लिन ऐसा सोचती थी, फिर भी वह उदास और अकेली महसूस कर रही थी। जब उसने आखिरकार उसे स्वीकार करने का फैसला किया, तब उसने उसे खो दिया। शियुवू ने उसके चेहरे के भाव देखकर पूछा, श्याओ लिन, क्या हुआ? होश में आने के बाद झू लिन ने अपना सिर हिलाया और शांत भाव से कहा, कुछ नहीं। इससे पहले कि वह दरवाजा खोल पाती, शियुवू ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, श्याओ लिन, क्या तुम अपने प्रेमी के साथ इसी तरह व्यवहार करती हो? उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है और उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। शियुवू ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, उस दिन तुमने मुझे पहले चूमा था, लेकिन कोमा से जागने के बाद तुम मेरे प्रति बहुत उदासीन हो गए। क्या मेरा टोफू खाने के बाद भी तुम भागना चाहते हो?
उसकी काली आंखों और गुस्से भरे चेहरे को देखकर झूलिन अवाक रह गई। उसने अचानक ऐसा क्यों कहा और गुस्सा क्यों हो गया? क्या वह खुद ही अचानक मेरे प्रति उदासीन नहीं हो गया था? उसे बस अपनी ओर घूरते देख शिवू के सीने में जकड़न सी महसूस हुई। उसने उसे अपनी ओर खींचा, सिर झुकाया और धीमी आवाज में फुसफुसाया, शाओलिन, ऐसा करने के बाद तुम भाग नहीं सकती। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये कहने के बाद शिवू ने उसके आश्चर्यचकित चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलते हैं, कहीं लाओ यांग और शियाओ वे फिर से हमें परेशान न करें। शिवू ने उसका हाथ पकड़कर दरवाजा खोला और देखा कि जियांग और टैनवेई पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। जब टैनवेई ने शिवू को झूलिन का हाथ पकड़े देखा तो उसने जीभ चटकाते हुए कहा, आखिरकार तुम दोनों का सुलह हो गया। शिवू ने झूलिन की ओर देखा और कहा, हमारा झगड़ा नहीं हुआ, इसलिए हमें सुलह करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जियांग और टैनवेई ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर जियांग ने कहा, यह अच्छा है। इतना कहकर जियांग कार में बैठ गई और बोली, यहाँ से उस उत्परिवर्तित विशालकाय कीड़े के घोंसले तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। चलो अब चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। देर हो रही थी, इसलिए शिवू, झूलिन और टैनवेई भी कार में बैठ गए। सभी ने सीट बेल्ट लगा ली। फिर टैनवेई ने कार को रिजॉर्ट क्षेत्र से बाहर निकाला और उत्परिवर्तित विशालकाय कीड़े के घोंसले की ओर चल पड़ा। 4 घंटे बाद टैनवेई ने कार को सड़क के किनारे खड़ा किया और कार से बाहर निकला। उसने छेदों से ढकी पहाड़ी को देखा और कहा, तूने कहा था कि यह पहाड़ी विशाल कीड़ों का घोंसला है। कार से उतरने के बाद झूलिन ने टैनवेई द्वारा इंगित पहाड़ी की ओर देखा। जब उसने छेद देखे तो उसने कहा, छेद के आकार को देखते हुए उत्परिवर्तित कृमि का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवू उसके बगल में खड़ी होकर बोली, हम जमीन में बने छेद के आकार से उत्परिवर्तित कृमि के आकार का अंदाजा नहीं लगा सकते। हालांकि उस नन्ही ज़ोबी की बुद्धि केवल 10 साल के बच्चे के बराबर है, लेकिन अगर उस नन्ही ज़ोबी ने उत्परिवर्तित कृमि को एक विशालकाय कृमि बताया है तो उसका आकार काफी बड़ा होना चाहिए। इतना कहकर उसने जियांग की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुमने नमक तैयार कर लिया है? जियांग ने सिर हिलाया और अपने कमरे से 4 बोरे निकाले। उसने बोरे शिवू, जियांग और झूलिन को देते हुए कहा, मैंने उस छोटे ज़ॉम्बी को ये नमक इकट्ठा करने को कहा था। अब हमें बस पहाड़ी के छेदों में नमक फैलाना है और नमक को अपना काम करने देना है। टैनवेई ने नमक से भरे बोरे को देखा और संदेह से पूछा, क्या यह नमक उन विकृत कीड़ों को मार सकता है? जियांग ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर उत्परिवर्तित कीड़ों में उत्परिवर्तन से पहले वाले ही लक्षण मौजूद हैं तो ये लवण उन्हें मार सकते हैं। उसकी बात सुनकर टैनवेई के पास उनके बताए रास्ते पर चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। नमक की थैली लिए हुए उसने कहा, हमें अलग अलग हो जाना चाहिए ताकि हम ज्यादा इलाका कवर कर सकें। उसके सुझाव से सहमत होकर उन चारों ने गड्ढों पर नमक डालना शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद जमीन अचानक हिलने लगी। शिवू समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और चिल्लाया, कुछ तो गड़बड़ है, वापस आओ। ये शब्द सुनते ही जियांग, टैनवेई और झूलिन दौड़कर कार की ओर भागे। जैसे ही वे पहाड़ी से बाहर निकले, उनकी कार से कुछ ही दूरी पर एक छेद से एक बड़ा कीड़ा बाहर निकला। धमाका, बूम, वह विशालकाय कीड़ा जमीन पर जोर से गिरा, कुछ सेकंड तक तड़पा और फिर हिलना बंद कर दिया। जब टैनवेई ने उस विकृत कीड़े का असली आकार देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया और बोला, वाह, ये तो साफ तौर पर एक कीड़ा नहीं बल्कि एक मोटा विशालकाय इल्ली है। अध्याय 193, जियांग की योजना। उत्परिवर्तित इल्ली के हरे और चमकदार खोल को देखते हुए शिवू ने कहा, मैं ये देखने जा रहा हूँ कि नमक ने वास्तव में इसे मार डाला या केवल बेहोश कर दिया। झूलिन और अन्य लोगों के बोलने का इंतजार किए बिना शिवू शांतिपूर्वक उत्परिवर्तित कैटरपिलर की ओर बढ़ा। गतिहीन उत्परिवर्तित कैटरपिलर से 5 मीटर की दूरी पर खड़े होकर उसने शांतिपूर्वक उस पर एक स्पेस ब्लेड फेंका। क्लैंग, जैसे ही अंतरिक्ष ब्लेड उत्परिवर्तित कैटरपिलर के खोल से टकराया, धातु और ब्लेड के टकराने जैसी आवाज आई। उत्परिवर्तित कैटरपिलर को स्थिर देखकर शिवू सावधानी से उसके पास पहुंचा। वह विकृत इल्ली के सामने खड़ा हो गया, उसके अजीबोगरीब चेहरे को देखा और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। कुछ सेकंड बाद उसने बाकी 3 लोगों की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, ये तो मर चुका है। ये कहने के बाद जियांग, टैनवेई और झूलिन उसके पास गए। ये देखकर कि वह विकृत विशालकाय इल्ली कम से कम एक छोटे घर जितनी बड़ी थी, टैनवेई ने कहा, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि थोड़ा सा नमक इस विशालकाय इल्ली को मार सकता है।
शियुवू ने सख्त खोल पर दस्तक दी और कहा, सौभाग्य से नमक ने काम कर दिया, नहीं तो इस विशाल इल्ली को मारना मुश्किल होता। जब शियुवू और टैन वेई नमक का इस्तेमाल किए बिना विशाल इल्ली को मारने के तरीके पर चर्चा कर रहे थे, तब जी यांग ने विशाल इल्ली के शव का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और पूछा, शाओ वेई, क्या तुमने नहीं कहा था कि मजदूरों को वापस भेजने के बाद आज सुबह फिर से हमारे अड्डे पर और लोग आए थे? टैन वेई ने उसे सिर हिलाकर सहमति दी और कहा, हाँ, ये लोग दूसरे शहरों और ठिकानों से आए हैं। उन्होंने सुना है कि हमारा अड्डा मुफ्त भोजन प्रदान करता है और वे हमारे अड्डे में रहना चाहते हैं। जी यांग के सवाल का जवाब देने के बाद उसने थोड़ी देर सोचा और पूछा, तुमने अचानक इसके बारे में क्यों पूछा? क्या तुमने लुकियू से उन्हें भगाने के लिए नहीं कहा था क्योंकि हमारे पास रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है? जी यांग ने उसकी ओर देखा, विशालकाय इल्ली के खोल पर थपथपाया और कहा, मुझे लगता है कि मुझे रहने की जगह के बारे में एक समाधान मिल गया है। जैसे जैसे और लोग आपके अड्डे से जुड़ेंगे, हम अपना अड्डा तेजी से बना पाएंगे। तान वेई को जी यांग की बात समझ नहीं आ रही थी। उसने अपना सिर खुजाते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम उन लोगों को स्वीकार करके उन्हें खाना खिलाने को तैयार हो? जी यांग ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए उस विशालकाय इल्ली के शव को अपने स्थान पर ले जाकर कहा, हम तो बस उन्हें घर बनाने के लिए जगह मुहैया करा रहे हैं। बाकी के लिए उन्हें खुद ही जगह ढूंढनी होगी। बोलने के बाद जी यांग ने आकाश की ओर देखा और कहा, चलो पहले वापस चलते हैं। टैन वेई ने उसे कार में बैठते हुए देखा और कहा, हे लाओ यांग, वापस जाने से पहले हमें बचे हुए विशालकाय इल्लियों को साफ करना होगा। कार का दरवाजा बंद करने के बाद जी यांग ने उसकी ओर देखकर कहा, हमें ये काम खुद करने की कोई जरूरत नहीं है। बाद में इसके लिए कई लोग प्रतिस्पर्धा करेंगे। उसकी बात सुनकर शियुवू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, चलो वापस अड्डे पर चलते हैं। शियुवू के ऐसा कहने पर टैन वेई के पास अड्डे पर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनके जाने के कुछ मिनट बाद ही जमीन फिर से हिल उठी और अनगिनत विशालकाय इल्लियां बिलों से बाहर निकल आईं। उनमें से कुछ पल भर में मर गईं, जबकि अन्य मरे हुए इल्लियों के शरीर को खाकर जीवित रहीं। इसी बीच पीछे की पंक्ति में बैठी झूलिन ने धीमी आवाज में पूछा, क्या जी यांग विशालकाय इल्ली के खोल को रहने की जगह के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है? उसका सवाल सुनकर शियुवू मुस्कुराए और बोली, तुमने ये कैसे अनुमान लगाया? जब मैंने जी यांग को सीपियों की जांच करते और उन्हें तान वेई से पूछे गए सवालों से जोड़ते हुए देखा, तो यह अनुमान लगाना आसान था। झूलिन ने शांत भाव से उत्तर दिया। उसका जवाब सुनकर शियुवू हंस पड़ी और बोली, यह अफसोस की बात है कि शियाओ वेई इस सरल उत्तर का अनुमान नहीं लगा सकती। उसकी बातें सुनकर झूलिन ने गंभीरता से तान वेई के सिर के पिछले हिस्से को देखा और कहा, उसे और मछली की आंखें खानी चाहिए। वह बहुत भाग्यशाली है कि अब तक जीवित है। जैसे ही उसने ये कहा, शियुवू हंस पड़ी। टैन वेई को एहसास ही नहीं हुआ कि उसके दोस्त उसकी आलोचना कर रहे हैं। उसने रियरव्यू मिरर में उन दोनों की तरफ देखा और पूछा, लाओ शियू, तुम अचानक क्यों हंस रही हो? ऐसी क्या बात है जो इतनी मजेदार है? शियुवू ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे लिए यह न जानना ही बेहतर है। घबराहट में टैन वेई ने बहुत तेजी से गाड़ी चलाई और महज 3 घंटे में बेस पर पहुंच गया। जब वे गाड़ी से उतरे तो लुकियू ने उन्हें देखा। उसने उन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन किया और पहरेदार के रूप में काम कर रहे अलौकिक प्राणियों से बात करता रहा। अपने अड्डे के प्रवेश द्वार के सामने पहले से अधिक लोगों को डेरा डाले देखकर जी यांग ने कहा, मैं सरकारी दफ्तर जा रहा हूँ, तुम लोग पहले दोपहर का भोजन कर लो। ये शब्द कहकर वह तेजी से सरकारी दफ्तर की ओर चल पड़ा। तीनों को भूख लगी थी और उन्होंने बच्चों और झेंग जिन्नान का हालचाल जानने के लिए विला वापस जाने का फैसला किया। जी यांग पलक झपकते ही सरकारी दफ्तर पहुंच गई, कर्मचारियों को सिर हिलाकर अभिवादन किया और पूछा, अंकल बोकाई कहाँ हैं? कर्मचारी ने पीछे के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, अंकल बोकाई कसाई की दुकान में हैं। सैन्य अड्डे ने पानी और शकरकंद के बदले 20 उत्परिवर्तित विशाल जंगली सुअरों का इस्तेमाल किया है, इसलिए वह अभी उन पर काम कर रहे हैं। उसकी बातें सुनकर जी यांग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ये खबर फैला दो कि हम पानी और भोजन के बदले जीवित उत्परिवर्तित जानवरों को स्वीकार करेंगे। मजदूर ने सिर हिलाकर कहा, जी। कुछ जरूरी काम निपटाने के बाद जी यांग कसाई खाने गया। दरवाजा खोलते ही उसकी नाक खून की तेज गंध से भर गई, लेकिन जी यांग जरा भी नहीं घबराया। उसने चारों ओर देखा तो हे बोकाई एक विशाल सुअर को काटने में व्यस्त था। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, हे बोकाई ने पूछा, तुम यहाँ क्यों? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अध्याय 194 शेल हाउस।
जियांग ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, आज हमें तलहटी के पास विशालकाय इल्लियों का घोंसला मिला। मैं एक इल्ली तुम्हारे लिए लाई हूं ताकि तुम देख सको कि उसका मांस खाया जा सकता है या नहीं। जहां तक उसके खोल की बात है, मैं उसे घर बनाने की योजना बना रही हूं। ये कहने के बाद जियांग ने विशालकाय इल्ली के शव को अपने स्थान से बाहर निकाल लिया। बूम! जैसे ही शव जमीन पर गिरा, हेबोकाई चौंक गया। उसने जियांग को घूरते हुए पूछा, क्या तुम इसे धीरे से बाहर नहीं निकाल सकते? तुमने तो मुझे लगभग मौत के घाट ही उतार दिया। जियांग को खुद पर मुस्कुराते देख हेबोकाई ने अपनी जीभ चिटकाए और विशालकाय इल्ली के शव के चारों ओर घूमने लगा। कुछ देर तक उसका निरीक्षण करने के बाद उसने एक कसाई के चाकू से उस विशालकाय इल्ली के शव से मांस का एक छोटा टुकड़ा काट लिया। उसने सूंघा और कहा, मांस जहरीला नहीं है और खाने के लिए सुरक्षित है। बाकी हिस्सों की बात करें तो केवल खोल का ही उपयोग किया जा सकता है। जियांग ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, तो क्या आप इस विशालकाय इल्ली को बाहरी आवरण को नुकसान पहुंचाए बिना अलग कर सकते हैं? विशालकाय इल्ली के खोल को थपथपाते हुए हेबोकाई ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ। कल फिर आना, खोल और मांस ले जाना। जियांग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे बस 100 किलोग्राम मांस और खोल दे दो। बचा हुआ मांस गोदाम में बेस के लिए खाद्य सामग्री के रूप में रखा जा सकता है। जब हेबोकाई ने उसकी बात सुनी तो उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं बाद में मांस को गोदाम में रख दूंगा। जियांग ने सिर हिलाकर कहा, तो मैं कल वापस आऊंगा। अंकल बोकाई, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। हेबोकाई ने अपनी पीठ की ओर देखा और बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है कि इस अड्डे का असली मालिक कौन है। ये वाकई प्रभावशाली है कि वे एक ऐसा गोदाम बनाने में सक्षम है जो अंतरिक्ष प्रणाली की क्षमता की तरह वस्तुओं को ताज़ा रख सकता है। अगली सुबह नाश्ते के बाद जियांग कसाईखाने गया। हेबोकाई को कसाईखाने से बाहर आते देख उसने मुस्कुराते हुए कहा, सुप्रभात अंकल बोकाई। क्या आपने मेरा अनुरोध पूरा कर दिया? हेबोकाई ने जम्हाई ली, गोदाम की ओर इशारा किया और कहा, आप गोदाम जाकर मांस और सीपियां ले आ सकते हैं। मैं अब घर जा रहा हूँ। जियांग ने सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद अंकल बोकाई। हेबोकाई ने जम्हाई लेते हुए फिर से चलना शुरू कर दिया। हेबोकाई के जाने के बाद जियांग गोदाम में जाकर विशालकाय इल्ली का मांस और खोल लेने गया। 2 मिनट बाद वह गोदाम से बाहर आया और रिजॉर्ट क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। स्थान चुनने के बाद जियांग ने अपने अंतरिक्ष से विशालकाय इल्ली का कवच निकाला। जमीन पर समूहों में बैठे लोगों को देखकर वह मुस्कुराया और जोर से बोला, आह, यह विशाल कवच वाकई कमाल का है। यह इतना कठोर है कि उच्च कोटि की शक्तियों वाले भी इसे खरोंच नहीं सकते, और यह एक घर से भी बड़ा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सभी लोग उत्सुकता से चमकदार हरे रंग के शंख को देखने लगे। थोड़ी देर में लोगों का एक समूह उसके पास आया। नेता ने जियांग की ओर देखकर पूछा, भाई, ये शंख कहाँ से आया? जियांग ने उसकी ओर मुड़कर कहा, मैंने यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित पहाड़ पर एक विशालकाय इल्ली का शिकार किया था। लेकिन अगर आप यहाँ घर बनाना चाहते हैं तो आपको बेस से अनुमति लेनी होगी, अन्यथा वे आकर आपको भगा देंगे। ये सुनकर उस आदमी ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तो फिर तुमने अपना यहाँ क्यों रखा? क्या वे आकर तुम्हें भगा नहीं देंगे? जियांग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पहले ही अनुमति मिल चुकी है और यह सिर्फ एक मॉडल घर है। उनकी उत्सुक निगाहों को देखकर जियांग मुस्कुराए और बोली, बेस बाद में जानकारी जारी करेगा, आप आज यहीं इंतजार कीजिए। बोलने के बाद जियांग ने 2 गार्डों को बुलाया और कहा, इस मॉडल हाउस की रक्षा करो और किसी को भी इसे चुराने मत दो। पहरेदारों ने उत्सुकता से उस ढांचे को देखा और सिर हिलाया। ये देखकर कि उसने इन लोगों की रुचि जगाने में सफलता प्राप्त कर ली है, जियांग वहां से निकलकर सरकारी दफ्तर चला गया। 1 घंटे बाद अलौकिक शक्तियों वाले प्राणियों का एक समूह बाहर आया और अड्डे के बाहर एक साधारण इमारत खड़ी कर दी। साधारण कार्यालय का निर्माण पूरा होने के बाद एक कर्मचारी ने एक बोर्ड लगाया और कहा, अब से यह कार्यालय एक मिशन केंद्र बन जाएगा। जो कोई भी सामान खरीदना या बेचना चाहता है, या मिशन पर जाना चाहता है या मिशन की रिपोर्ट देना चाहता है, वह यहाँ आ सकता है। जैसे ही कर्मचारियों ने ये कहा, सब लोग खुशी से झूम उठे। वे झट से खड़े हुए और मिशन सेंटर की ओर दौड़ पड़े। अफरा तफरी का माहौल देखकर गार्ड तुरंत हरकत में आए और चिल्लाए, लाइन में लगो, धक्का मुक्की बंद करो, लाइन में लगो। 10 मिनट से अधिक समय बीतने के बाद गार्डों ने आखिरकार स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया। कांच की खिड़की के पीछे बैठा कर्मचारी पहले ग्राहक की ओर देखकर पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ?
उस व्यक्ति ने व्हाइट बोर्ड पर लिखी मिशन सूची को देखा और कहा, मैं विशालकाय इल्लियों का शिकार करने का मिशन स्वीकार करना चाहता हूँ। कर्मचारी ने सिर हिलाया और पूछा, आप क्या इनाम चाहते हैं? सेक्टर ई में घर बनाने की अनुमति। उस व्यक्ति ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। कर्मचारी ने किताब में कुछ लिखा और पूछा, आपका नाम क्या है? गोदान। मिशन के लिए पंजीकरण करने के बाद कर्मचारी ने उसे एक कार्ड दिया और कहा, अंतिम तिथि 2 दिन है और मिशन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। एक व्यक्ति केवल एक बार ही मिशन स्वीकार कर सकता है और एक बार शेल हाउस पूरा हो जाने के बाद बिना अनुमति के उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए कृपया अपने इच्छित शेल हाउस के आकार के बारे में ध्यानपूर्वक सोचें। लेकिन यदि इस मिशन के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मजदूर की व्याख्या सुनने के बाद गोदान ने सिर हिलाया और पूछा, क्या आप शेल हाउस निर्माण सेवाएं प्रदान करते हैं? कर्मचारी ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन आपको क्रिस्टल नाभिक या अन्य सामग्री से भुगतान करना होगा। कीमत शेल हाउस के आकार पर निर्भर करेगी। गोदान को कीमत काफी वाजिब लगी। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूँ। अध्याय 195 सर्दी। गोदान के अपनी टीम के साथ चले जाने के बाद अन्य शहरों और ठिकानों के लगभग सभी अलौकिक प्राणियों ने भी उसी मिशन को स्वीकार कर लिया। जहां तक आम लोगों की बात है, वे केवल एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, पर्याप्त सामान जुटा सकते हैं और ठिकाने से एक खाली घर किराए पर ले सकते हैं। रिजॉर्ट के बाहर सेक्टर धीरे धीरे अलग अलग आकार के चमकदार हरे रंग के घरों से भर रहा है और तापमान दिन प्रतिदिन धीरे धीरे गिर रहा है। 10 दिन बाद झूलिन अचानक उस नन्हे ज़ोंबी की घबराहट भरी चीखों से जाग उठी। गरज गरज, उठो, जल्दी उठो, सोते रहे तो मर जाओगे। जैसे ही झूलिन ने उस नन्ही ज़ोंबी की बात सुनी, वह झट से बिस्तर से उठ उठी। इससे पहले कि वह दरवाजा खोल पाती, शियुवु ने दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, शाओलिन, तू क्या तुम जाग रही हो? दरवाजा खोलते हुए झूलिन ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम जानना चाहते हो कि उस छोटे ज़ोंबी का क्या हुआ? शियुवु ने सिर हिलाकर कहा, तेज आवाज से सब जाग गए। क्या बाहर कुछ हो रहा है? झूलिन ने सिर हिलाकर कहा, सर्दी आ गई है। ये शब्द सुनते ही शियुवु का चेहरा बदल गया। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे बाहर जाकर सेक्टर ई में काम करने वाले मजदूरों और वहां रहने वाले लोगों की जांच करनी होगी। इतना कहकर वह मुड़ा और सीढ़ियों से नीचे चला गया। झूलिन ने देखा कि उसने केवल पतले गर्मियों के कपड़े पहने हुए हैं और वह तुरंत उसके पीछे भागी। उसने बर्फ के फूल वाले पेंडेंट से 3 लाल लबादे निकाले, उसका हाथ पकड़ा और कहा, शियुवु, बाहर जाने से पहले इसे पहन लो। शियुवु ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके हाथों में 3 मोटे लाल लबादे थे। उसने सिर हिलाया, अपना लबादा पहना और कहा, धन्यवाद शाओलिन। बाकी 2 लबादे जी यांग और टैन वेई के लिए हैं। उसने शेष लबादे उसे सौंपते हुए कहा। उसके शांत चेहरे को देखकर शियुवु ने अपना सिर झुकाया और धीरे से उसके माथे पर चुंबन करते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वह दौड़कर नीचे गया और लाल चोगा जी यांग और टैन वेई की ओर फेंक दिया। उन तीनों को भागते हुए देखकर झूलिन ने पीछे मुड़कर देखा तो तू भी शयन कक्ष से बाहर आ रही थी। उसने कुछ देर सोचा और फिर बोली, तुम यहीं रुको और बच्चों की रक्षा करो। मुझे शियाओ नान को देखने जाना है। तू ने सिर हिलाया, अपने पंजे से अपनी छाती थपथपाए और कहा, कोई बात नहीं। बच्चों को मेरे भरोसे छोड़ दीजिए स्वामी जी। तू को सावधान रहने और घर पर ही रहने की याद दिलाने के बाद झूलिन विला से निकलकर उस विला की ओर चली गई जहां झेंग जिन्नान अपनी माँ वेन्ना और मेंग ज़ेलान के साथ रहता था। बाहर फैली अफरा तफरी को देखकर उसने अपनी गति तेज कर दी और 1000 मून स्टेप्स तकनीक को सक्रिय कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद उसने अपने शिष्य को अपनी माँ को बेचैनी से पुकारते हुए सुना। झूलिन समझ गई कि माँ झेंग के साथ कुछ हुआ है, इसलिए उसने दोबारा दरवाजा खटखटाए बिना ही दरवाजा खोल दिया। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसने मेंग ज़ेलान और वेन्ना को दबे कदमों से शयनकक्ष से बाहर आते देखा। झूलिन ने उनके पहले से ही नीले पड़ चुके होठों को देखा, झट से हाथ से एक मुद्रा बनाए और विला में तापमान नियंत्रण घेरा स्थापित कर दिया। घेरा पूरा होते ही तापमान धीरे धीरे कमरे के तापमान पर वापस आ गया। इसके बाद उसने कियानकुन बैग से 2 मोटे कंबल निकाले और मेंग ज़ेलान और वेन्ना को कसकर लपेट दिया। अपने शरीर में धीरे धीरे लौटती गर्माहट को महसूस करते हुए मेंग ज़ेलान ने झेंग जिन्नान और उसकी मां के बेडरूम की ओर इशारा करते हुए कड़े स्वर में कहा, उनका कमरा वह वाला है। झूलिन ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया, दरवाजा खोला और अंदर चली गई। किसी के दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर झेंग जिन्नान मुड़ा और उसे अंदर आते देखा।
अपने गुरु को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह सिसकते हुए बोला, गुरुजी, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। झू लिन पलंग के पास खड़ी थी और जब उसने देखा कि माँ झेंग ने सांस लेना बंद कर दिया है तो उसका चेहरा उतर गया। उसने अपनी शिष्या की ओर देखकर कहा, तुम पहले बाहर जाओ, मेरी अनुमति के बिना अंदर मत आना। झू लिन के गंभीर चेहरे को देखकर झेंग जिन्नान झटपट बेडरूम से बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर लिया। सौभाग्य से उसकी चेतना जागृत हो चुकी थी और उसे इस समय ज्यादा ठंड नहीं लग रही थी, वरना जब झू लिन आती तब तक वह मर चुका होता। उसके जाने के बाद झू लिन ने माता झेंग के कपड़े खोले और बर्फ के फूल वाले पेंडेंट से एक जेड की बोतल निकाली। ढक्कन खोलकर उसने माता झेंग को जलपरी के आंसुओं की एक बूंद पिलाई। माता झेंग के शरीर को सुनहरी रोशनी से घिरा देखकर झू लिन ने अपनी उंगलियों को दांतों से काटा और अपने खून से माता झेंग के शरीर पर पुनरुत्थान का मंत्र लिखा। एक देवी होने के नाते वह सभी जीवित प्राणियों को पुनर्जीवित कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे कीमत चुकानी पड़ती है। इस समय वह अपने रक्त से यह कीमत चुका रही है। पुनरुत्थान मंत्र के पूरा होते ही मंत्र से प्रकाश निकला और माता झेंग के शरीर में समा गया। अगले ही पल माँ झेंग अचानक हौंफने लगी और जोर से खांसने लगी, खांसी खांसी खांसी। बेडरूम के बाहर झेंग जिन्नान ने अपनी माँ की खांसी सुनी और दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन झू लिन ने उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, इसलिए वह वहीं बेचैनी से खड़ा रहा। बेडरूम के अंदर झू लिन ने माँ झेंग को दोबारा कपड़े पहनने में मदद की और पूछा, महोदया, क्या आप ठीक हैं? माँ झेंग ने सिर हिलाया और संदेह से पूछा, सुश्री झू, मुझे क्या हुआ है? मुझे याद है कि मुझे बहुत ठंड लग रही थी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। झू लिन ने इस बारे में सोचा और माँ झेंग को उनकी मृत्यु के बारे में न बताने का फैसला किया। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, महोदया, सर्दी आ गई है और तापमान बहुत कम है। ठंड से बेहोश होने से बचने के लिए आपको गर्म पानी पीना चाहिए। उसकी बात सुनकर माँ झेंग असमंजस में पड़ गईं। जब झू लिन ने माँ झेंग को असमंजस में देखा तो वह मुस्कुराए और बोली, आपको पहले आराम कर लेना चाहिए। मैं मिस मेंग और मिस वेन का हालचाल पूछने जा रही हूँ। ये शब्द कहकर वह शयन कक्ष से बाहर चली गई। अपनी शिष्या को वहां पीला चेहरा लिए खड़ा देखकर झू लिन ने एक लाल चोला निकाला और कहा, शाओ नान, इसे पहन लो। तुम्हारी शुद्ध येन शारीरिक संरचना के कारण ठंडी हवा लगते ही तुम्हें बहुत कष्ट होगा। हाँ, शिफू। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।